हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जो अपन ने वहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे हम आज और स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, उनको हम पढ़ते चलेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि हज़ारों सालों में टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ और भी कई चीज़ों में चेंज होता रहा। उन हज़ारों सालों में जैसे कि आज से 1000 साल पहले क्या आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे? क्या आपके पास जो कपड़े बनते थे वो हाथ से बनते थे या मशीनों से बनते थे? जैसे आज आप एरोप्लेन से आप अभी चाहें तो 4 घंटे 20 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले के लोग 2-2 महीने समुद्री यात्रा करते थे, तब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे, या पैदल चलते थे, या घोड़े वगैरह पे या बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, है ना। तो समय के साथ में बहुत सारी चीज़ें बदली, है ना। अब कंप्यूटर एज आ गया है, उससे पहले कुछ अलग था। और ऐसे ही सोशल चेंजेस भी बहुत सारे हुए, सामाजिक परिवर्तन। अब एजुकेटेड सोसाइटी है, अब लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है ना। तो सोशल इकोनॉमिकल चेंज भी हुए। पहले के लोग, पहले हर जगह गरीबी ज़्यादा रहती थी, अब हर किसी के पास इतना पैसा तो रहता है कि वो अपना खाना वगैरह खा ले और अच्छे से रह ले, और हर बच्चा आज की डेट में पढ़ाई के प्रति भी है। तो कुछ चेंजेस हुए। अब सोशल चेंजेस मतलब समाज में चेंज, इकोनॉमिकल चेंजेस मतलब पैसे में क्या चेंज आया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मतलब टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आए। तो आपको इन शब्दों को अलग अलग समझना होगा, है ना। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। ग्रेजुअल क्लियरिंग मीन्स जितने भी फॉरेस्ट थे वो सब खत्म होते जा रहे थे। एंड एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती किसानी बढ़ती जा रही थी। अ चेंज, a change faster and more complete in some areas than it others। कुछ एरियाज में ये बहुत तेजी से ये चेंजेस हो रहे थे दूसरों की कंपैरिजन में। चेंजेस इन देयर हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स होता है कि उनकी जो हैबिट्स थी उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। हैबिट्स में क्या आएगा, यहाँ देखो हैबिट्स की वो हैबिटेट की वो दिया है, डेफिनेशन दी है। रिफर्स टू इन्वायरमेंट ऑफ अ रीजन, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, जिस रीजन में आप रह रहे हो उस रीजन में क्या चेंज हो रहे हैं। एंड दी सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ स्टाइल ऑफ दी रेसिडेंट, आपके सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो रही है वो हैबिटेट पे डिपेंड करता है। फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, बहुत सारे जो फॉरेस्ट में रहने वाले, जंगल में रहने वाले लोग थे, उनको हैबिटेट मतलब ये सोशल चेंज आया कि वो अब जंगल से, क्योंकि जंगल ही जब पूरे कटने लगे एग्रीकल्चर के लिए, तो जो वहाँ पे रह रहे थे उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग दी लैंड एंड बिकम पीसेंट, और वो क्या बनने लगे, जो जंगल में रह रहे थे आदिवासी लोग थे वो पीसेंट किसान बनने लगे। These new peasant groups gradually began to be influenced by regional market। वो जो पीसेंट थे, किसान थे, वो उनके रीजनल मार्केट से इन्फ्लुएंस होने लगे कि भाई मार्केट में क्या क्या बिक रहा है, कैसे कपड़े बिक रहे हैं, उसमें भी वो पार्टिसिपेट लेने लगे, है ना। और चीफ्टन्स मीन्स होता है आदिवासी के जो लीडर्स होते हैं, ये लिख लीजिए, चीफ्टन्स, CHICHIEFTAINS, चीफ्टन्स। प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स पुजारी। मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स, है ना, ये लोग उसमें चेंज होने लगे, इन सब जगह पे ये लोग जाने लगे, है ना। दीज न्यू पीसेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगन टू इन्फ्लुएंस बाय रीजनल मार्केट, चिफ्टन्स, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। दे बिकम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के पार्ट बन गए। पहले ये जंगल में रह रहे थे, लेकिन अब इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कैसे कॉम्प्लेक्स हो गई, जैसे कि आपने देखा होगा एक सिंगल दुकान होती है उसको आप शॉप बोलते हो, लेकिन एक किसी बिल्डिंग के अंदर जब बहुत सारी दुकानें होती हैं, मल्टीपल तरह की दुकान, वहाँ कपड़े भी हैं, हार्डवेयर भी है, इलेक्ट्रिक का सामान भी है, लोहा लंगड़ भी है, तो आप उसको क्या, कंप्यूटर की दुकान भी, तो उसको आप बोल देते हो इट्स अ कॉम्प्लेक्स, है ना। ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स का मतलब सुनो, ऐसे ही वहाँ लाइफ में भी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। पहले जंगल में रहते थे तो जो खाना जंगल में पेड़ों पे उग रहा है वही सब खाते थे, और रहने का तरीका एक सा था। अब जब वो शहरों में रहे, रीजनल मार्केट में आए, तो पहनने का तरीका बदल गया, ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। दीज न्यू पीसेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगन टू बी इन्फ्लुएंस बाय रीजनल मार्केट, चिफ्टन्स, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स से वो इफेक्ट होने लगे। जैसे कोई किसी भगवान को मानने लगे, कोई किसी भगवान, दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, वो किस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बहुत बड़े पार्ट बन गए। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेज, और वो
जो अपने किंग होते थे, जो राजा होते थे, उनको टैक्सेस पे करने लगे। एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू कॉल लोकल लॉर्ड्स, जो भी लोकल उन्हें काम मिलना लगा उसमें वो काम करने लगे। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज एमोंगेस्ट द पीसेंट। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज। इकोनॉमिक डिफरेंस कैसे हुआ? कोई को काम करने के ज़्यादा पैसे मिलने लगे, किसी को कम। तो कोई इकोनॉमिकली मतलब ज़्यादा पैसे वाला हो गया, जैसे कोई राजा का मंत्री है तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा तो वो अमीर होता जाएगा। और कोई वही किसान है तो उसको जितना अर्निंग होगा वो खेती से ही होगा, तो उनके पैसे में डिफरेंस आने लगा। सोशल डिफरेंस मतलब कोई अलग अलग काम करते हैं ना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन काम सब जरूरी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी सफाई कर्मचारी आते हैं, अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? सब गंदा हो जाएगा। तो उनका काम कितना इम्पोर्टेंट है और वो समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सोशल स्टेटस में उनका स्टेटस अलग हो गया कि वो सफाई करते हैं, है ना, कोई प्रेस करता है, कोई मटका बनाता है, कोई किसानी करता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई सोने का काम करता है। तो अलग अलग सोसाइटीज डेवलप होने लगी है ना, सोशल डिफरेंस इमर्ज होने लगे। इमर्ज मीन्स होने लगे। एमोंगेस्ट पीसेंट, उन किसानों के ही बीच में। सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी के पास बहुत अच्छी लैंड थी जिसमें बहुत अच्छी खेती होती थी। अदर्स आल्सो केप्ट कैटल, और वो पशुओं को भी पालते थे। एंड सम कंबाइंड आर्टिशनल, आर्टिशनल वर्क मतलब कोई गाने गाने का वर्क कर रहा है, कोई बैंड बाजा वगैरह का काम कर रहा है, विथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर के साथ में। ड्यूरिंग द लीन सीजन, जो मतलब लीन सीजन होता है ना, जैसे 4 महीने तो खेती हुई, लेकिन किसान की खेती साल भर तो नहीं चलती। अब 4 महीने के बाद वो कुछ आर्टिशियनल वर्क करने लगे, कोई मिलिट्री में काम करने लगा। तो एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएट पीपल, सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरह के लोग आ गए, कोई किसी काम को करने वाला, कोई पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, और पीपल किसके अंदर ग्रुप्ड हो गए? जातीज के अंदर और सब कास्ट के अंदर। एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, और किसके ऊपर? उनके अपने अपने बैकग्राउंड के ऊपर। एंड देयर ऑक्यूपेशंस, और उनके ऑक्यूपेशन मीन्स होता है क्या काम करते हैं। ऑक्यूपेशन जैसे आपसे पूछे व्हाट इज फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके पापा जी क्या काम करते हैं, तो ऑक्यूपेशंस के ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे वो लोग काम करते थे। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, उनकी जो रैंक थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी। एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, उनके पावर के हिसाब से वो वेरीड हो रही थी, आगे पीछे हो रही थी। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाई मेंबर्स ऑफ जातीज, जो भी इन्फ्लुएंस होते थे वो किन से होते थे? जो भी रिसोर्सेज थे और जो जाति के जो बहुत बड़े मेंबर्स होते थे, जैसे कि अपने घर में सबसे बड़े कौन है? पापा जी, तो उनके हिसाब से अपन चलते हैं, या दादाजी के हिसाब से चलते हैं। ऐसी जाति में जो सबसे एल्डर पर्सन है, जो सबसे ऊंचे लोग हैं, जो सबसे बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके हिसाब से मतलब सब चीज़ें कंट्रोल्ड होती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, अलग अलग एरिया में अलग अलग जातियों का प्रभाव था। जैसे जहाँ मंदिर ज़्यादा हैं तो वहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव ज़्यादा होगा, जहाँ खेती ज़्यादा हो रही है वहाँ पीसेंट ज़्यादा पावरफुल होंगे। एरिया वाइज बदल गए ना। मान लो जहाँ कपड़े की फैक्ट्री लगी है आज की डेट में, तो वहाँ कपड़े का जो काम कर रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है। जो 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 काम ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे वो लोग ज़्यादा होंगे, जो लोग ज़्यादा होंगे उनकी पावर ज़्यादा होगी। तो इस तरह से एरिया वाइज एरिया जातीज फ्रेम्ड देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, जातीज ने अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्म किया और मैनेज किया द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, मेंबर्स के हिसाब से। दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली और एल्डर्स, मैंने कहा ना, जो भी एल्डर्स होते थे असेंबली में, बड़े लोग, एल्डर्स मीन्स बड़े, उनके हिसाब से वो पूरा फ्रेम होता था। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज ऑफ एज जाति पंचायत, और उस एरिया के हम उसको जाति पंचायत बोलते थे। बट जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स एंड ऑफ देयर विलेजेस, लेकिन जाति के लिए क्या होता था? उनके रूल्स होते थे जो विलेजेस के लिए फॉलो करते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाई चीफ्टन्स, और कुछ विलेजेस में जो आदिवासी के जो चीफ्टन्स मतलब आदिवासी के जो लीडर्स होते थे उनको चीफ्टन्स बोलते। मैंने अभी बताया था CHEIEFTAIN, इनको लिख लिया करो। चीफ्टन्स मीन्स आदिवासी जो होते थे उनके प्रमुख, उनके गांव को कंट्रोल करते थे।
टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और ये जो विलेज होती थी वो सबसे छोटी यूनिट होती थी। इसके बाद पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर। रीजन मीन्स एरिया, रीजन मीन्स एरिया, एम्पायर मीन्स उनका किसका एम्पायर था। जैसे आपने ये इंडिया का मैप देखा, ध्यान से देखो, इस इंडिया के मैप में नंबर्स डले हुए हैं। क्या डले हुए हैं? नंबर्स डले हुए हैं। अलग अलग रिवर, सबसे पहले देखो इंडस रिवर है, सबसे ऊपर कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है। और इंडस रिवर के नीचे कुछ लाइनें और भी रिवर की, जो नीली नीली लाइनें दिख रही हैं, अलग अलग रिवर को शो करती हैं। और इन रिवर्स के आसपास क्या होते थे? किंगडम होते थे, एम्पायर होते थे। ये जो नंबर डले हुए हैं, ये नंबर आपको ये शो कर रहे हैं कि उस जगह पे कौन से एम्पायर का राज चलता था। अब जैसे भारत में स्टेट बटे हुए हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी तहसील है, तहसील के अंदर गांव आते हैं। इसी तरीके से अलग अलग गांव के सरपंच अलग होंगे, डिस्ट्रिक्ट में अलग कोई नेताजी चुने जाएंगे, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और पूरे भारत में एक प्राइम मिनिस्टर होगा। इसी तरह से अलग अलग जगह के अलग अलग किंग्स होते थे, ठीक है, और उनके किंग्स के किंगडम होते थे, जो भी वो राज्य हैं। तो अपन पहले नंबर पे देखते हैं सिवस्तन। सिवस्तन पहले नंबर, फर्स्ट नंबर कहाँ डला हुआ है? ये देखो सिवस्तन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से इन्होंने शुरुआत की। ये रहा सिवस्तन, ठीक है, फर्स्ट नंबर। इधर आ जाएंगे, आप एक मैप लीजिएगा और मैप में ये नंबर फिल कीजिएगा, और जहाँ नंबर डले नंबर की जगह आप उनके नाम लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, आपको ये काम करना है आज, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर डला हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर में कौन सा राजा राज करता था? उच्च। थर्ड नंबर पे मुल्तान, थर्ड नंबर पे मुल्तान था। थर्ड नंबर पे ये देखो, थर्ड नंबर कहाँ डला हुआ है? मुल्तान। ये इंडिया शुरू हो गई, मुल्तान राज्य था, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर और ऊपर जाएंगे आप, फोर्थ नंबर पे कौन थे? कलानूर। और फिफ्थ नंबर पे लाहौर, सिक्स नंबर पे समाना। इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग लोग राज कर रहे थे। आपका एक काम है कि आप ये जितने भी नंबर डले हैं, ये इस पूरे मैप में डले हैं, आपको एक मैप में ये पूरे नंबर्स की जगह ये इनके राज्यों के नाम लिखने हैं। दिल्ली कितना नंबर पे है? देखो इसमें 10 नंबर पे दिल्ली है, तो दिल्ली का 10 नंबर कहाँ है? ये रहा दिल्ली। यहाँ पे आप दिल्ली भरेंगे। ये पूरा मैप आपको बना के फोटो खींच के आपको ऋषभ सर के व्हाट्सएप पे भेजना है बेटा। ये पूरा मैप आप 2 बार फिल करके 2 फोटो खींच के हमें पहुंचाएंगे। पहले वाले मैप पे लिखेंगे डेट और फर्स्ट मैप फर्स्ट, सेकंड वाले पे फिर से डेट पेन से मेंशन करेंगे, है ना। आप एक मैप आज भरिए, एक मैप कल भरिए, ये पूरा काम आपका रहेगा, और ये काम आपको करके पहुंचाना है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग एम्पायर थे। जैसे लार्ज स्टेट कौन कौन से थे? दोज ऑफ चोलास। चैप्टर 2 में हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे। और चोलास कहाँ पे हैं? यहाँ कहीं नाम दिख रहा है आपको चोलास का? हम बताते हैं, चोलास आपके यहाँ पे थे, ठीक है, कोस्टल एरिया के आसपास थे। चोलास, तुगलक्स, है ना। चैप्टर 3 में हम तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम मुगल्स, ये नाम है ना, इनसे डरना नहीं। जैसे आप क्या है, जैसे मैं ऋषभ सर की बात करूं या मैं अपनी बात करूं, तो मैं करता हूं, मैं अंकित जैन लिखता हूं, तो हम जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। आप राजपूत फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, आप गुर्जर हो सकते हैं, आप जाट्स हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, मराठास हो सकते हैं, है ना, मुगल्स हो सकते हैं, मतलब मुस्लिम हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों का शासन रहा, और हम अलग अलग चैप्टर्स में सबके शासन के बारे में पढ़ेंगे। कैसा खाना खाते थे, कैसे रहते थे, कितने पैसे थे, है ना, कितने बड़े एरिया पे वो राज करते थे। तो अलग अलग किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। मुगल इनकम्पोज्ड मैनी रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में ये लोग काम करते थे। संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2, हम एक संस्कृत प्रशस्ति देखेंगे, संस्कृत में लिखी हुई एक लेख देखेंगे जो चैप्टर 2 में हमें मिलेगा। 4 एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति, प्रशस्ति के एग्जाम्पल के लिए कि प्रशस्ति कैसी होती थी, है ना। प्रेसिंग दी दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन,
गयासुद्दीन बलबन जो थे दिल्ली के सुल्तान थे, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो 1266 से 1287 1266 से 1287 तक जिन्होंने राज किया। एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ बेस्ट एम्पायर, वास्ट एम्पायर मतलब बहुत बड़े एम्पायर के वो रूलर थे। डेट्स स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल, है ना, बंगाल में किसका राज चलता था। इन द ईस्ट टू गजनी, गजनी कहाँ पे थे, ईस्ट में थे। गांधार अफगानिस्तान, है ना, और इन साउथ इंडिया में द्रविड़ा का शासन चलता था, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गौधा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, अलग अलग रीजन्स में, ये सब भारत के रीजन्स हैं, है ना। इन सब में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टी थी, कौन कौन से किंगडम थे, कौन कौन से एम्पायर थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एप्रिसेंटली फेल्ड बिफोर दिस आर्मीज, हिस्टोरियंस, इन सब के रिगार्ड दीज एक्सग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कंक्वेस्ट एट द सेम टाइम they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। एक बात बताइए, जैसे कि अगर आपके घर के पास में कोई ज़मीन है जिसमें, है ना, आपको पता है कि बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है, तो उसको खरीदने का प्रयास आप भी करेंगे अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो, और दूसरे के पास 10 लाख रुपए हैं तो वो भी करेगा। तो आप उसको खरीदने का क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वो ज़मीन अच्छी है, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। ऐसे ही उस समय के जो राजाज होते थे वो वार करते थे, युद्ध लड़ते थे, किस लिए, कि जो अच्छी ज़मीन है, जो अच्छा एम्पायर है, वो उनके राज्य में शामिल हो जाए। तो एक ही ज़मीन के लिए कई सारे राजा लड़ते थे, तो वो क्यों लड़ते थे, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। लैंग्वेज एंड रीजन्स, उस समय की लैंग्वेज कौन कौन सी थी और रीजन्स। इन 1318 1318 में द पोएट अमीर खुसरो नोटेड देयर वाज, उन्होंने कुछ लिखा। अमीर खुसरो एक पोएट थे, उन्होंने लिखा अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज हैं। जैसे सिंधी लोग क्या बोलते थे, सिंधी बोलते थे। लाहौरी जो लाहौर में रहते थे पाकिस्तान में, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, लाहौरी। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी, है ना। द्रवश्रा मुद्री, इन साउथर्न कर्नाटका में द्रवरा शाह मुद्री लैंग्वेज बोली जाती थी, है ना। तेलंगानी बोली जाती थी आंध्र प्रदेश में, गुजरी बोली जाती थी गुजरात में, और मारवाड़ी बोली जाती थी, मावरी बोली जाती थी तमिलनाडु में, गौरी इन बंगाल में, अवधी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा बोली जाती थी, हिंदवानी बोली जाती थी एरिया अराउंड दी दिल्ली में हिंदवानी, हरियाणवी, है ना। अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्स्टेंट ऑफ दीज लैंग्वेज देयर वाज अ संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, संस्कृत किसी भी रीजन में नहीं बोली जाती थी, एक ओल्ड लैंग्वेज थी, और ये कॉमन पीपल इनको नहीं जानते थे, जो ब्राह्मण होते थे बस वो ही जानते थे, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज मेंशन्ड बाय अमीर खुसरो, आप अमीर खुसरो के द्वारा जो लैंग्वेज बताई गई उनकी लिस्ट बनाइए, और प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन टुडे, और आज के दिनों में जो कर्नाटक में जो लैंग्वेज बोली जा रही है, कश्मीर में जो लैंग्वेज बोली जा रही है, हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगह पे जो लैंग्वेज बोली जा रही है उनको लिखिए। फिर दोनों का कंपैरिजन कीजिए, जो सेम लैंग्वेज है उनको अंडरलाइन कीजिए कि ये पहले भी बोली जाती थी और अब भी, और अब जो चेंज हो गई हैं उनको मेंशन कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। डिड यू नोटिस दैट द नेम्स बाय विच लैंग्वेज आर नॉन हैव चेंज ओवर टाइम, आप ऐसी कौन सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं जो थोड़ी बहुत चेंज हुई है पहले से, ठीक है। जो भी जानते हैं आप उसके बारे में लिखिए। जैसे आप गांव में रहते थे तो आप अलग भाषा बोलते थे, और आप शहर में रहते हैं तो हिंदी में ही आपने चेंजेस ओकर किए हैं, है ना। तो इस चीज़ को अपन समझेंगे। बाई 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोसेस डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस, 700 रीजन्स अलग अलग, 700 लोग अलग अलग रीजन्स में रहते थे, है ना। मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोसेस डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशन, उनकी अपनी ज्योग्राफिकल डायमेंशन होती थी, एंड देयर ऑन लैंग्वेज, और उनकी अपनी लैंग्वेज होती थी, एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी अपनी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, है ना। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज चैप्टर इन 9,
चैप्टर 9 में अपन इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। देयर वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, और अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज हुई। डायनेस्टीज मतलब होती हैं राजाओं के वंश, ठीक है, अलग अलग राजा हुए, है ना, उनने अलग अलग काम किए। देयर वाज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, और वो उस स्टेट के बारे में कैसा उन्होंने काम किया इसके बारे में पढ़ेंगे। ओकेशनली डायनेस्टीज लाइक दी चोलास, खिलजीज, तुगलक्स, मुगल्स वर able to build an empire that was regional spanning diverse region. Not all these empires were equally stable or successful. Compare for example, हर कोई एक सा सक्सेसफुल नहीं था, और एक से ही उनको कंपेयर करेंगे हम अलग अलग तरीके से टेबल 1 में इन चैप्टर 3 और 4 में। What was the duration of rule of the खिलजी एंड मुगल डायनेस्टी, खिलजी कितने सालों तक की और मुगलों ने कितने सालों तक राज किया, ये भी हम पढ़ेंगे, है ना। व्हेन मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन 18th सेंचुरी, डिक्लाइन मतलब होता है खत्म होना, जब मुगल एम्पायर खत्म हुआ, इट लीड टू दी री इमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट, और उनकी जगह पे छोटे छोटे राज्य फिर से डेवलप होना शुरू हो गए। मुगल एम्पायर पूरे भारत में राज्य कर रहा था, जब वो खत्म हुआ तो उनकी जगह छोटे छोटे लोग शुरू हो गए। What years of imperial pan-regional rule had altered the character of regions. Across most of the subcontinent, the region were left. देखो बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आपके दादाजी के पास 500 बीघा ज़मीन है, और दादाजी के 3 बेटे हुए, तो वो 500 बीघा ज़मीन जब दादाजी जाएंगे तो किन को दे जाएंगे, 3 बेटों को, तो अब 3 एम्पायर बन गए, है ना। और तीनों के पास कितनी कितनी ज़मीन आ गई, लगभग 150 या 170 बीघा, है ना, मतलब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। फिर उन 3 पार्ट्स को मान लो आपके पापा जी ने बढ़ा दिया, और मतलब पापा जी के पास 800 बीघा ज़मीन हो गई, कहाँ से, 150 से, और चाचा जी के पास जो 150 थी वो भी नहीं बची, और छोटे चाचा जी के पास मान लो 150 की 500 बीघा हो गई। तो तीनों ने अलग अलग तरीके से राज किया, अलग अलग फिर उनके बच्चे आएंगे, वो अच्छे से काम करेंगे तो वो ज़मीन बढ़ेगी, और अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो ज़मीन किसी और ले लेंगे। तो इसी तरीके से एम्पायर होते थे। मान लो जब मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ तो वो छोटे छोटे से एम्पायर में बट गया, है ना। जब 500 बीघा मतलब बड़ा होता था, और छोटे छोटे में मतलब आपके पापा जी 3 भाई थे तो 3 पार्ट्स में बट गया। फिर उसमें जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं करेगा, जैसे आप हैं, आप अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो जो आपके पास है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आप अच्छी मेहनत करोगे तो जो आपके पास नहीं है आप वो भी अचीव कर लोगे। बस यही चीज़ हमें सीखना है इससे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर करना, 1 से 2 बार ये सुनना, और ये मैप को आप फिल करना। 1 रुपये का मैप आएगा बाज़ार से, उस मैप को लेके आना। और मान लो अगर आप मैप नहीं लेके आ पाएँ तो आप एक कार्बन पेपर आपके पास होगा, उससे आप नीचे रख के एक मैप बना लें इंडिया का, इसी कॉपी के नीचे रख के, और ये जितने नंबर डले हैं यहाँ पे नंबर नहीं डालना है आपको, एम्पायर के नाम लिखना है, तो जिससे आपको ये पता रहेगा किस जगह पे कौन सा एम्पायर राज्य करता था। आप वैसे ही बता दोगे कि जैसे मैंने नाम लिया कोई भी एम्पायर का, खिलजी, तो आप बता दोगे खिलजी कहाँ थे, मुल्तान एम्पायर कहाँ पे था, ठीक है, अफगानिस्तान कहाँ पे था। तो मैप से बहुत फ़ायदा होता है, और आपको सब पता रहेगा कि कौन सी जगह पे इंडिया के साउथ पार्ट में कौन था, कश्मीर साइड में कौन था, दिल्ली में कौन राज कर रहा था, आप इजीली बता देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, अपन नेक्स्ट चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे, और पुराने वाला रिवीजन आप ज़रूर कीजिएगा, और घर में आप सेफ तरीके से रहिएगा, मम्मी पापा का भी ध्यान रखिएगा, और घर से आप बाहर जब भी जाएं मास्क लगा के ही जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा, गुड डे।